जब बड़ी बेटी सुधा की शादी में रामप्रसाद के घर शहनाई बज रही थी तो खुशी से उनकी आंखें भर आईं। दोस्तों, आगे क्या हुआ आपको बहुत एंजॉय आने वाला है, इसलिए हमें पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है कहानी को लिखने और बनाने में, और कहानी तो आप जैसे प्यारे दोस्तों के लिए ही बनाते हैं, तो मुझे सपोर्ट करना भी आप सबका ही फर्ज बनता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिएगा। उधर बारातियों के बीच बैठे मुकेश के पिता की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनके एकलौते बेटे की शादी सुधा जैसी सुंदर व सुशील लड़की से हो रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शादी उनके लिए सिरदर्द बनने वाली है। शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि सुधा मुकेश को नामर्द बताकर मायके आ गई। ये बात दोनों परिवारों के गांवों में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सब अपनी अपनी कहानियां बनाने लगे। कोई कहता कि मुकेश ज्यादा शराब पीकर नामर्द बन गया है, तो कोई कहता कि वह पैदाइशी नामर्द था। इससे दोनों परिवारों की इज्जत धूल में मिल गई। मुकेश जहां भी जाता, गांव वालों से यही सुनने को मिलता कि उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि आजकल की लड़की उस जैसे गंवार के साथ नहीं रह सकती। रामप्रसाद के दुखों का तो कोई अंत ही नहीं था। वे बस एक ही बात कहते, मैं अपनी बेटी को कैसी खाई में धकेल रहा था। सुधा के घर में मातम पसरा हुआ था, पर जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। सुधा की ससुराल वाले बस यही चाहते थे कि वे किसी तरह से सुधा को अपने यहाँ ले आएं, क्योंकि गांव वाले उनको इतने ताने मार रहे थे कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। मुकेश के पिता रामप्रसाद से बात करना चाहते थे, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। कुछ दिनों बाद सुधा की ससुराल वाले कुछ गांव वालों के साथ सुधा को लेने आए, तो सुधा ने जाने से साफ इनकार कर दिया। रामप्रसाद ने भी सुधा की ससुराल वालों की उनके गांव वालों के सामने जमकर बेइज्जती कर दी और धमकाते हुए कहा, आज के बाद यहाँ आया तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। ये सुनकर मुकेश के पिता भी उन्हें धमकाने लगे, अगर तुम अपनी बेटी को मेरे साथ नहीं भेजोगे तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। रामप्रसाद ने कहा, जो करना है कर ले, पर मैं अपनी बेटी को तेरे घर कभी नहीं भेजूंगा। मामला कोर्ट में पहुंच गया। सुधा तलाक चाहती थी, पर मुकेश उसे रखना चाहता था। कुछ दिनों तक केस चला, लेकिन दोनों परिवारों की माली हालत कमजोर होने की वजह से उन्होंने आपस में समझौता कर लिया व तलाक हो गया। सुधा बहुत खुश थी, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। एक दिन जब मधु सुबह सवेरे दुकान पर जा रही थी, तो वहां उसे संजय दिखाई दिया, जो उसके साथ पढ़ता था। सुधा ने संजय को धीरे से कहा, आज शाम को मैं तेरा इंतजार मंदिर में करूंगी, वहां आ जाना। संजय ने कुछ जवाब नहीं दिया। सुधा मुस्कुराकर चली गई। जब शाम को वे दोनों मंदिर में मिले, तो सुधा ने खुशी से कहा, देख संजय, मैं तेरे लिए सब छोड़ आई हूँ। वह रिश्ता, वो नाता, सब कुछ मेरे लिए। तुम कहना क्या चाहती हो सुधा? संजय ने थोड़ा चौंक कर उससे पूछा। संजय, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, सुधा ने थोड़ा बेचैन अंदाज में कहा। ये तुम क्या कह रही हो सुधा? संजय ने फिर पूछा। सुधा ने कहा, मैं सच कह रही हूँ संजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कल ये समाज मेरे फैसले का विरोध करे, इससे पहले हम शादी कर लेते हैं। सुधा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जब गांव वाले सुनेंगे तो मुझे जान से मार देंगे और पता नहीं मेरी माँ मेरा क्या हाल करेगी। संजय ने थोड़ा घबरा कर कहा, क्या तुम गांव वालों और अपनी माँ से डरते हो? क्या तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? हाँ सुधा, मैंने तुमसे ही प्यार किया है, पर तुमसे शादी करूंगा ऐसा कभी नहीं सोचा। सुधा ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तूने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, पर मैं सिर्फ तेरे बारे में ही सोचती रही। ऐसा ना हो कि मैं कल किसी और की हो जाऊं। चल शादी कर लेते हैं, सुधा ने संजय का हाथ पकड़कर कहा। नहीं सुधा, मुझे अपनी माँ से बहुत डर लगता है। अगर हम दोनों ने ऐसा किया तो गांव में हम दोनों की बदनामी होगी, संजय ने समझाते हुए कहा। सुधा ने बोल्ड अंदाज में कहा, तुम अपनी माँ और गांव वालों से डरते होगे, पर मैं किसी से नहीं डरती। मैं करूंगी तुम्हारी माँ से बात। संजय ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर सुधा ने अपनी जिद के आगे उसकी एक न सुनी। अगले दिन जब सुधा संजय की माँ से बात करने गई, तो उसकी माँ ने कड़क आवाज में कहा,
मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। तुमने इस नाजायज़ प्यार के लिए अपना ही घर उजाड़ दिया। मैं अपना घर उजाड़ कर नहीं आई मान जी, बल्कि संजय के लिए सब छोड़ आई हूँ। मेरे लिए संजय ही सब कुछ है। मुझे अपनी बहू बना लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी, सुधा ने गिड़गिड़ा कर कहा। तो मर जा, लेकिन मुझे सेकंड हैंड बहू नहीं चाहिए, संजय की मां ने दो टूक शब्दों में कहा। मैं सेकंड हैंड नहीं हूँ मान जी, मैं वैसी ही हूँ जैसी गई थी, सुधा ने कहा। लगता है कि शादी के बाद तुझमें कोई शर्मलाज नहीं रही है। अंधे प्यार ने तुझे पागल बना दिया है। संजय तेरे गांव का है, तेरा भाई लगेगा। मैं तेरे पापा को सब बताऊंगी, संजय की मां ने सुधा को धमकाते हुए कहा। इसके आगे सुधा ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप वहां से चली गई। संजय की मां ने रामप्रसाद से कहा, तुम्हारी बेटी संजय के प्यार के चलते ही अपनी ससुराल में न बस सकी। अपनी बेटी को बस में रखो, वरना एक दिन वो तुम्हारी नाक कटा देगी। ये सुनते ही रामप्रसाद का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। रामप्रसाद ने घर जाते ही सुधा से गुस्से में पूछा, सुधा, वह लड़का सच में नामर्द था या फिर तुमने उसे नामर्द बना दिया? वो मुझे पसंद नहीं था, सुधा ने बेखौफ होकर कहा। इसलिए तुमने उसे नामर्द बना दिया, रामप्रसाद ने गुस्से में कहा। हाँ, सुधा बोली, मतलब तुमने पहले ही सोच लिया था कि यह रिश्ता तोड़ना है? हाँ। फिर रामप्रसाद उसे बहुत कुछ सुनाने लगे। जब तुम्हें रिश्ता तोड़ना ही था, तो ये रिश्ता जोड़ा ही क्यों? जब रिश्ते की बात हो रही थी, तो मैंने बार बार पूछा था कि यह रिश्ता पसंद है ना? हर बार तूने हाँ कहा था। क्यों? तेरी ससुराल वाले मुझसे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि मुकेश नामर्द नहीं है, पर मैंने तुझ पर भरोसा करके उनकी एक न सुनी। वह मेरी मजबूरी थी, क्योंकि आपसे कहीं रिश्ता हो ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से आपने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया, तो मैं उसे कैसे नकार देती? सुधा ने शांत लहजे में कहा। जानती हो कि तुम्हारे चलते मैं आज कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तेरी शादी का कर्ज अभी तक मेरे सिर पर है। सोचा था कि इस साल तेरी छोटी बहन की शादी कर देंगे, पर तुझसे छुटकारा मिले तब न। सुधा पिता की बात ऐसे सुन रही थी, जैसे उसने कुछ गुनाह ही न किया हो। जेब में एक पैसा नहीं है। तेरा छोटा भाई अभी 8 साल का है, उससे अभी क्या उम्मीद करूं? आसपास के लोग तो बस हम पर हंसते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, वे रिश्तों की अहमियत क्यों नहीं समझते हैं। रिश्ता तोड़ना तो आजकल एक खेल सा बन गया है। इससे माँ बाप की कितनी परेशानी बढ़ती है, यह आजकल के बच्चे समझे तब न। वैसे भी लड़कियों को रिश्ता तोड़ने का एक अच्छा बहाना मिल गया है कि लड़का पसंद न हो तो उसे नामर्द बता दो। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। इस तरह एक तरफा गरजकर सुधा के पिता बाहर चले गए। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले सुधा के खिलाफ होने लगे। अब तो उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। संजय भी अपनी मां के कहने पर नौकरी के लिए शहर चला गया। रामप्रसाद ने सुधा की दूसरी शादी कराने की बहुत कोशिश की, पर कहीं बात नहीं बनी। वे जानते थे कि लड़की की एक बार शादी होने के बाद उसकी दूसरी शादी कराना बड़ा ही मुश्किल होता है। इस तरह 1 साल गुजर गया। सुधा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बार बार यही सोचती, मैंने क्यों अपना घर उजाड़ दिया? मेरे चलते ही परिवार वाले मुझसे नफरत करते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से सुधा के लिए एक रिश्ता मिला। उस आदमी की बीवी कुछ महीने पहले मर गई थी। वो विदेश में रहकर अच्छा पैसा कमाता था। सुधा की मां ने उससे पूछा, सच सच बताना कि तुझे ये रिश्ता मंजूर है? सुधा ने धीरे से कहा, हाँ। मां ने कहा, इस बार कुछ गड़बड़ की तो अब इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। सुधा बोली, ठीक है। फिर सुधा की शादी गांव से दूर एक शहर में कर दी गई। वह आदमी भी सुधा को देखकर बहुत खुश था। जब सुधा एयरपोर्ट पर अपने पति के साथ विदेश जाने लगी, तो उसके परिवार वालों ने सब कुछ भुलाकर उसे विदा किया। उसकी मां ने नम आंखों से जाते जाते सुधा से पूछ ही लिया, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? सुधा ने भी नम आंखों से कहा, खुश हूँ। एक गलती करके पछता रही हूँ। अब मैं भूल से भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। रामप्रसाद ने सुधा से भर्राए आवाज में कहा,
सुधा, मैंने गुस्से में तुमसे जो कुछ भी कहा उसे भूल जाना। कुछ देर बाद पूरे परिवार ने नम आंखों से मधु को विदा कर दिया। दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिली है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दो।